डियर एस्पिरेंट वन एकेडमी में स्वागत है आप सभी लोगों का। आज है गुजरात फाउंडेशन डे। तो आज हमारा डिस्कशन होने वाला है गुजरात फ्रॉम 1960 टू 2022। मतलब 1960 में गुजरात सेपरेट हुआ था। मुंबई प्रेसिडेंसी, बहुत बार नाम सुना होगा आप लोगों ने हिंदी में। मुंबई स्टेट था उस समय, महाराष्ट्र गुजरात एक साथ हुआ करते थे। 1960 में दोनों को सेपरेट कर दिया गया। थोड़ी सी कहानी भी जानेंगे क्यों सेपरेट किया गया, रीजन क्या था उसके बाद, और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि गुजरात में कितने ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं, गुजरात तब कहाँ था और आज कहाँ है। गुजरात को कहा जाता है द लैंड ऑफ लीजेंड। भाई खतरनाक लोग पैदा हुए हैं यहाँ पे। किसी के पास गजब का बिजनेस आइडिया, किसी के पास गजब का दिमाग, किसी के पास गजब की ब्रेवरी। इसलिए मैं मेरे टर्म में कहता हूँ लैंड ऑफ ब्रेन, बिजनेस एंड ब्रेवरी। तो पूरा डिटेल समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप गुजरात से हो तो आपको तो इतना ब्रीफ जानना ही चाहिए गुजरात के बारे में। अगर आप गुजरात से ना भी हो तो भी हमारे स्टेट्स के बारे में आपको जानना चाहिए। तो आज डिटेल में हम गुजरात की हिस्ट्री, सोशल कंट्रीब्यूशन, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन एंड लीडरशिप कंट्रीब्यूशन को डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। और एकदम से स्टार्टिंग से स्टार्ट करें तो कहा जाता है कि लॉर्ड कृष्णा, मतलब कृष्ण भगवान, मथुरा से आके द्वारका में सेटल्ड हो गए थे। द्वारिका को 4 धाम में से एक धाम माना जाता है। हिंदुत्व आइडियोलॉजी के साथ लोग वहाँ पे जाते हैं। टेम्पल भी है भगवान का। और थोड़ा सा आगे चलें और एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो कई सारे किंगडम्स हुए, बट सबकी हिस्ट्री तो हम यहाँ पे नहीं डिस्कस करने वाले हैं। सोलंकीज किंगडम की बात करें तो इसको कहा जाता है कि इस टाइम पे थोड़े से सोशल और इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स हुए थे, लोगों के जीवन स्तर में बदलाव आया था। बेसिकली ये दोनों एक ही है। सोलंकी किंगडम हुआ करता था, ये लोग खुद को पद भी दिया करते थे चालुक्यास का, ठीक है। इनका स्टार्टिंग माना जाता है कि 9050 से इनकी स्टार्टिंग हुई और 300 BC तक इनका किंगडम चला था। पर इंड अगर हम बात करें या फिर अर्ली 300 BC की बात करें तो उस समय पे अलाउद्दीन खिलजी आ गया था और दिल्ली सल्तनत में बेसिकली गुजरात को मिला लिया गया था। पर उसके कुछ टाइम बाद ही अगर हम अर्ली 14 की बात करें, 14 BC की, तो 1411 के आसपास जो सुल्तान मतलब जो गुजरात के गवर्नर थे दिल्ली सल्तनत के, जफर खान, उन्होंने गुजरात सल्तनत की स्थापना की और उस टाइम पे अहमदाबाद को गुजरात सल्तनत का कैपिटल बनाया गया था। फिर थोड़ा सा आगे आते हैं, 1570 की बात करें या कहीं पे 1576 मेंशन किया गया होगा। उस टाइम पे अकबर आ जाता है और मुगल सल्तनत की स्थापना करता है। उसका हिस्सा गुजरात भी बनता है। उस टाइम पे मुगल सल्तनत के टाइम पे जो सूरत है, गुजरात का जो पोर्शन, वहाँ पे पोर्ट बहुत डेवलप हो जाते हैं। फिर बहुत सारा ट्रेड वहाँ से होने लगता है। फिर इसके बाद 18 BC की बात कर लेते हैं, तब मराठाज आ जाते हैं। अर्ली 18 में मराठाज का आधिपत्य हो जाता है अराउंड सारे एरिया में। फिर उसके बाद 1818 के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी का भी प्रभुत्व होने लगता है और उसके बाद की हिस्ट्री आप लोगों को पता ही है कि अंग्रेज आ जाते हैं, चारों तरफ उनका राज हो जाता है। फिर फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट होता है और आपको पता ही है 1947 में हमको आज़ादी मिल जाती है अंग्रेज़ों से। अब आज़ादी की बात करते हैं। तो आज़ादी के बाद डिवीज़न कैसे स्टार्ट हुआ। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आपको पता ही है कि बहुत सारे टेरिटरी हुआ करती थी, गवर्नर हुआ करते थे और अंग्रेज़ों ने लड़ाई भी लगा दिया ना कि ठीक है, जिसको जिसके साथ जाना है, पाकिस्तान इंडिया के साथ जाना है तो जाओ, अकेले रहना है तो रहो। ऐसे बहुत सारे स्टेट थे। तो इंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ। अब इंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ तो कहीं कहीं पे प्रॉब्लम भी होने लगी। वो प्रॉब्लम चली रही थी। उस प्रॉब्लम के साथ साथ एक मेजर प्रॉब्लम ये भी थी, आप सभी को पता है हमारे देश के आयरन मैन सरदार पटेल साहब, वो भी गुजरात से थे। उन्होंने हमारे देश को यूनाइट करने में बहुत हेल्प की। उनके नाम से यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी भी बना है। वो सब चीज़ें आप लोगों को पता है ऑलरेडी। तो जब इंटीग्रेशन हो गया हमारे देश का, हमारा देश अब एक देश बन गया था, उसके बाद से एक नई प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। और नई प्रॉब्लम ये थी कि जो इंटीग्रेशन हुआ था उस इंटीग्रेशन में कई सारे स्टेट्स ऐसे थे जहाँ पे लोगों के कल्चर अलग हैं, लोगों के पहनावा अलग है, लोगों का खान पान अलग है, लोग फेस्टिवल अलग सेलिब्रेट करते हैं। बड़े बड़े स्टेट्स से हमारे पास, और चूंकि डिफरेंसेस थे, लोग अलग भाषा बोलते थे, एक ही स्टेट के 2 लोग हैं, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, ये सारी प्रॉब्लम थी। इस प्रॉब्लम के वजह से सेपरेट स्टेट्स की डिमांड होने लगी और जिसमें मेजर डिमांड उठी लिंग्विस्टिक के नाम पे, मतलब लैंग्वेज के नाम पे। और सबसे पहले आंध्र प्रदेश को लैंग्वेज के नाम पे एक सेपरेट स्टेट बनाया गया, मद्रास से अलग किया गया जो अभी तमिलनाडु है। तो लैंग्वेज के बेसिस पे उसको बनाया गया 1953 में बनाया गया। और 1953 में ही एक कमीशन बनाया गया, स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन।
फिर बाद में देखा गया कि ये डिमांड आंध्रा को अलग करने के बाद हर जगह उठने लगी, तो एक एक्ट बनाया गया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 ये बना। और उस टाइम पे महाराष्ट्र के लोग बहुत ज़्यादा आंदोलन कर रहे थे, उनको एक अलग मराठी स्टेट चाहिए था। हालांकि उस समय गुजरात के लिए बहुत ज़्यादा आंदोलन नहीं हो रहा था, बट जब महाराष्ट्र के लिए आंदोलन होने लगा तो कई सारे लीडर्स थे, आपको पता है पॉलिटिकल चक्कर में कई बार ऐसे बयान दे देते थे, तो इस टाइप के बयान देने की वजह से कि इंटीग्रेशन की एक लैंग्वेज होनी चाहिए मराठी, तो फिर गुजरात में भी इसका विरोध होने लगा कि नहीं, जो गुजराती लोग बोलते हैं वो अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने भी आंदोलन स्टार्ट कर दिया। तो महागुजरात आंदोलन भी स्टार्ट हो गया। महाराष्ट्र में मराठी के लिए आंदोलन चल ही रहा था, फिर दोनों साइड से जब आंदोलन चलने लगा, फिर लिंग्विस्टिक के बेसिस पे 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र को अलग कर दिया गया। अब मुंबई कैसे गुजरात के महाराष्ट्र के पास चला गया, हालांकि मुंबई में जो गुजराती लोग थे वो ज़्यादा थे, उसकी एक अलग स्टोरी है, वो यहाँ पे नहीं डिस्कस करने वाले हैं। खैर, गुजरात बनने के बाद अगर पावर की बात करें तो गुजरात में मैक्सिमम टाइम तक कांग्रेस पावर में रही है। बीच बीच में थोड़ा बहुत होता रहा, जैसे नवनिर्माण मूवमेंट हुआ उस समय कांग्रेस क्रैश कर गई थी, फिर बीच में एक दो बार क्रैश हुई, बट तो मैक्सिमम टाइम कांग्रेस ही पावर में रही। पर 1998 में फिर भारतीय जनता पार्टी पावर में आती है और उसके बाद कंटिन्यूअस भारतीय जनता पार्टी पावर में अभी तक बनी हुई है। तो ये कुछ रहा उसका बैकग्राउंड। अब बात करते हैं कुछ सोशल कंट्रीब्यूशन के। तो गुजरात से बहुत सारे आंदोलन हुए आज़ादी के टाइम में हमारे, जैसे खेड़ा सत्याग्रह हुआ, ये आंदोलन किया था बेसिकली गांधी जी ने। गांधी जी इससे पहले चंपारण आंदोलन कर चुके थे 1916 में। ये सारे आंदोलन बेसिकली जो अंग्रेजी हुकूमत थी वो टैक्सेस लगा देते थे, उसके खिलाफ किए जा रहे थे। फिर बारडोली आंदोलन लीड किया था सरदार पटेल जी ने। बारडोली आंदोलन के बाद वो एक फेस बन पाए थे इंडिपेंडेंट आंदोलन का। और साल्ट आंदोलन फिर से गांधी जी ने किया था। गांधी जी बेसिकली मोनोपोली ख़त्म करना चाहते थे और यहाँ भी टैक्स का मैटर था, नमक पे अंग्रेज अलग अलग तरीके के टैक्स लगा देते थे। फिर महागुजरात आंदोलन मैंने पहले भी डिस्कस किया, ये स्टार्ट हुआ था बेसिकली डिवीज़न के लिए। नवनिर्माण आंदोलन हुआ था, ये भी एक बड़ा आंदोलन है, छात्र आंदोलन से स्टार्ट हुआ था एलडी कॉलेज से। इसको मैंने सेपरेटली भी डिस्कस किया हुआ है, लास्ट में आपको लिंक मिल जाएगा, आप चाहो तो देख सकते हो। तो ये कुछ बड़े आंदोलन थे। ये सारे आंदोलन कहीं ना कहीं सोशल रिफॉर्म्स लेके आए, सोशल एम्पावरमेंट लेके आए, लोग अवेयर हुए, बड़े बड़े लीडर यहाँ से पैदा हुए। पर इन सब सोशल रिफॉर्म के साथ एक जगह गुजरात पिछड़ता नजर आया, वो है सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो इन शॉर्ट ये दिखाता है वोमन एम्पावरमेंट को भी, कि वोमन एम्पावरमेंट में थोड़ा ये पीछे रह गए। आप देखोगे कि सेक्स रेशियो है जो कंटिन्यूसली 1961 से लेके 904 है और ये कभी बढ़ा नहीं है, कंटिन्यूसली डिक्रीज ही हो रहा है। अब 2021 की बात करें, हालांकि सेंसस की ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं आई है, पर कई सारे जगह पे रिपोर्ट पब्लिश हुई है कि जो सेक्स रेशियो है वो गुजरात का कम ही हुआ है। तो ये एक चैलेंज है, बढ़ना चाहिए। और इसको मैं वुमेन एम्पावरमेंट से इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि जब आप बच्चियाँ पैदा ही नहीं करना चाहते हो, पैदा करने में ही आप अफसोस कर रहे हो, तो फिर एम्पावरमेंट काहे का। चलिए आगे बढ़ते हैं और फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो गुजरात का जो स्टेट जीडीपी है वो अराउंड है 22 लाख करोड़ की, जो कि जब गुजरात अलग हुआ था उस समय था 738 करोड़। और ये इसका इतने टाइम्स के आसपास है, एग्जैक्ट डाटा नहीं है, ये सब थोड़ा बहुत चेंजेज हो सकते हैं। आप हो सकता है किसी और वेबसाइट से देखो तो थोड़ा बहुत चेंजेज होगा, क्योंकि 2020 के बाद से कोविड की वजह से बहुत सारे जगह डाटा अपडेट नहीं हुए हैं, ऑफिशियल डाटा भी बहुत सारे जगह पे नहीं आया हुआ है। 5% की पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन कंट्रीब्यूशन हमारे देश में गुजरात की 5% के आसपास है, बट जो नेशनल जीडीपी है उसमें इसका कंट्रीब्यूशन 8% के आसपास है, जो कि 4th पोजीशन पे आता है। महाराष्ट्र का सबसे ज़्यादा है, उसके बाद तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है, 4th नंबर पे आपका गुजरात आता है। पर यहाँ पे जो बाकी के 3 स्टेट्स हैं उनका पॉपुलेशन कंट्रीब्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा है गुजरात से। तो अगर पॉपुलेशन के हिसाब से कंट्रीब्यूशन देखें तो गुजरात का काफ़ी ज़्यादा है। और अगर ग्रोथ रेट की बात करें तो ग्रोथ रेट स्टार्टिंग से फ्रॉम 1961 टू टिल 2022 ग्रोथ रेट जो गुजरात स्टेट की है वो बहुत अच्छी रही है। अगर रिसेंट की ग्रोथ रेट की बात करें तो 3rd प्लेस पे हैं ये। 9 से लेके 11% के बीच की ग्रोथ रेट रहती है, बीच में कभी थोड़ा बहुत कम रही है, पर हमेशा 8% से ऊपर रहती है ग्रोथ रेट।
पर कैपिटा इनकम की बात करें तो पर कैपिटा इनकम में 10th पोजीशन है। आप कहो कि ये पर कैपिटा इनकम में पीछे कैसे हो गए हैं, तो पीछे इसलिए हुए हैं कि छोटे छोटे जो यूनियन टेरिटरीज हैं और जो छोटे स्टेट्स हैं वो इनसे आगे हैं। जैसे यहाँ पे आपको लिस्ट नज़र आएगी, गोवा, सिक्किम, ये छोटे स्टेट्स हैं, ये यूनियन टेरिटरी हैं। हरियाणा बहुत छोटा स्टेट है, तेलंगाना छोटा स्टेट है, इसलिए ये पर कैपिटा इनकम में आगे हैं। बाकी अगर हम इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूशन की बात करें तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो हम गुजरात में इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूशन है इसके जीडीपी में वो 46% है, और ये दिखाता है कि आपका जो सस्टेनेबिलिटी है वो मेंटेन रहेगी। सर्विस सेक्टर जो है उसका 37% है, एग्रीकल्चर जो है उसका 20% है। नहीं तो मैक्सिमम जगह आप देखो जहां पे सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन होता है, सर्विस सेक्टर तो डिस्ट्रॉय हो जाता है। एक सर्विस कौन लेगा जब आपके पास पैसा रहेगी? जैसे होटल में खाना खाने कौन जाएगा? होटल एक सर्विस सेक्टर है, खाना खाने लोग वही जाएंगे जिनके पास पैसा रहेगा। अगर लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा तो खाना खाने नहीं जाएंगे, तो फिर तो सर्विस सेक्टर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मगर जो प्रोडक्शन सेक्टर है ना, जैसे चाइना है, चाइना टोटली रिलाई किया अपने प्रोडक्शन सेक्टर पे, यूएस से टोटली रिलाई किया अपने सर्विस सेक्टर पे। तो आज यूएस का जो ग्रोथ रेट है वो डिक्लाइन हो रहा है या कम हो रहा है पहले से, और चाइना कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, क्योंकि जब आप अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्ट्रांग करते हो तो बाकी सेक्टर ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ का जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर से आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन में थोड़ा और कुछ बातें करते हैं। अगर हम पावर जनरेशन की बात करें तो गुजरात एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे सरप्लस पावर आती है। आजकल देख रहे होगे कि न्यूज़ आ रही है पूरे देश से कि बिजली की सप्लाई कट डाउन हो रही है, पर गुजरात में ऐसा कम मिल रहा होगा आपको या नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि गुजरात एक सरप्लस स्टेट है, दूसरे स्टेट को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। एक्सपोर्ट की बात करें तो गुजरात टॉप पे है। आगे मैं इंडेक्स भी दिखाऊंगा, नीति आयोग जो कई सारे इंडेक्स जारी करते हैं उसमें कई सारे इंडेक्स में गुजरात टॉप नंबर पे है। और अगर हम बात करें ऑयल सीड प्रोडक्शन की तो गुजरात नंबर 1 पे है इस समय। टोटल ऑयल सीड्स जो प्रोडक्शन है, मतलब एग्रीकल्चर में भी बहुत अच्छा कर रहा है गुजरात। और बात करें नेशनल मिल्क प्रोडक्शन की, मिल्क इसमें 4th नंबर पे है, और रिसेंटली काफ़ी ग्रोथ हुई है गुजरात के मिल्क प्रोडक्शन में, मिल्क इंडस्ट्री में। और जो गुजरात की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है और डायमंड इंडस्ट्री है, इसका तो कोई टक्कर ही नहीं है। कहा जाता है कि दुनिया भर में जो 10 डायमंड है ना, वो उसको जो शेपिंग या बनाने का काम होता है ना, उसमें से 8 तो गुजरात के सूरत में होता है। तो टेक्सटाइल में भी वही हाल है कि पूरा मोनोपोली है गुजरात की, और उसी तरीके से डायमंड में भी मोनोपोली है। गोल्ड में भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। अब सारा कुछ तो मैं यहाँ पे नहीं दिखा सकता, बट मैं कुछ सेक्टर्स बता रहा हूँ जिसमें गुजरात की एक तरह से मोनोपोली चलती है। इंडेक्स की बात करें तो आप देख पाओगे यहाँ पे ये नीति आयोग का इंडेक्स है। जो एक्सपोर्ट की हम बात कर रहे थे, गुजरात नंबर 1 पे है। गुड गवर्नेंस में भी गुजरात नंबर 1 पे है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भी गुजरात नंबर 1 पे है। स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स में भी गुजरात नंबर 1 पे है। लार्जर स्टेट में आपको पता होगा नीति आयोग कई सारे सेक्टर बनाते हैं, लार्जर स्टेट, स्मॉल स्टेट, इस टाइप से। तो उसमें लार्जर स्टेट में ये नंबर 1 पे हैं। 4th पोजीशन है इनका स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में। 8th पोजीशन है इनका इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में, और 10th पोजीशन है इनका स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं जो नीति आयोग बेसिकली रिलीज करता है, और इसमें आपके स्टेट का पोजीशन आप देख पाओगे। मतलब इन शॉर्ट अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो गुजरात बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और लीडरशिप की बात करें जो हम लोग को इससे पहले डिस्कस कर रहे थे, लैंड ऑफ लीजेंड, तो यहाँ पे आप देख ही रहे हो गांधी जी हैं जिनको फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। इससे ज़्यादा इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है नहीं, हम बचपन से गांधी जी के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। सरदार पटेल जी आयरन मैन कहा जाता है, पर इनके बारे में अगर आप थोड़ा पढ़ोगे ना, मतलब आप समझ पाओगे कि कितनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, जब हमारे पास खाने के लिए नहीं थे, आर्मी हमारी बेसिकली कुछ इस तरीके के माइंडसेट थे हमारे आर्मी के ऑफिसर्स की, हमारे ब्यूरोक्रेसी की, क्योंकि अंग्रेज हुकूमत करते थे, अंग्रेज उनको पढ़ाते थे। उस टाइप के माइंडसेट के लोगों से डील करना। फिर हमारे यहाँ पे कई सारे छोटे छोटे किंगडम टाइप के बने हुए थे, राजा थे, उन सबको मिलाना, कन्विंस करना, या तो डरा के धमका के, किस तरीके से सरदार पटेल जी ने पूरे जो स्टेट है उनको एक साथ किया। फिर विक्रम साराभाई, ये आपके अहमदाबाद में पैदा हुए थे। इनके बारे में भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो स्पेस प्रोग्राम है, न्यूक्लियर प्रोग्राम है, इसमें इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, और हमारे स्पेस प्रोग्राम के तो ये फादर भी कहे जाते हैं। इन्होंने स्टार्ट किया था, और आज हमारा जो स्पेस प्रोग्राम है वो दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट स्पेस प्रोग्राम माना जाता है, क्योंकि हम बहुत कम पैसे में वो कारनामा करके दिखाते हैं जो चाइना, अमेरिका और रसिया नहीं कर पाते हैं।
जमशेदजी टाटा मतलब फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इनको कहा जाता है। टाटा ग्रुप का जिन्होंने फाउंडेशन रखा था ये भी गुजरात में पैदा हुए हैं। तो आप देख ही रहे हो, ब्रेन पैदा हुआ है, ब्रेवरी पैदा हुई है। ब्रेवरी बेसिकली मैंने सरदार पटेल जी के नाम पे कहा था। लीडरशिप पैदा हुई है, साइंस पैदा हुए हैं। इसके अलावा भी आप इनको कहा जाता है धीरू भाई अंबानी जी को, जिनकी रिलायंस इंडस्ट्री है। कई सारे स्टेट्स की, कई सारे कंट्रीज़ की जितनी जीडीपी नहीं है उतना तो रिलायंस इंडस्ट्री का टर्नओवर है, ट्रिलियंस में टर्नओवर है इनका। फिर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, हो सकता है पॉलिटिकली इनसे एग्री करें डिसएग्री करें, बट ये हमारे देश के एक लॉन्गेस्ट सर्विंग पॉलिटिशियन है। मतलब जब से ये पॉलिटिक्स में आए हैं तब से या तो ये चीफ मिनिस्टर रहे हैं, अभी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, सेकेंड टेन्योर चल रहा है उनका। लेट्स सी आगे क्या होता है, बट एक लॉन्गेस्ट सर्विंग पॉलिटिशियन है हमारे देश के। इसके बाद 10th रिचेस्ट पर्सन है वर्ल्ड के मुकेश अंबानी जी, और 4th नंबर है गौतम अडानी जी का। हो सकता है आप रिसेंट डाटा डिस्कस करो तो ये थोड़े से नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, बट कई सारे रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें गौतम अडानी जी को 4th नंबर दिया गया है। तो ये कुछ बिजनेसमैन, कुछ इंडस्ट्री के लोग, कुछ ब्रेन्स के लोग, कुछ बड़े लीडरशिप जो कि गुजरात ने दिए हैं हमारे देश को। इसके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं, बट सारे नाम तो डिस्कस नहीं किए जा सकते हैं। ये नाम मोर देन सफिशिएंट हैं ये बताने के लिए कि गुजरात का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, बिजनेस हो, इकोनॉमी हो, हर जगह पे। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।